नमस्कार, अचीवर अकेडमी पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे सीडीपी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इस प्रैक्टिस सेट में हम करेंगे 30 सवाल। सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 सवालों को हम लोग यहाँ पर करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आप एग्जाम में आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम कैसा होता है। पहला ऑप्शन है हमारा, उद्दीपन प्रक्रिया द्वारा होता है। दूसरा है, पुरस्कार और दंड पर निर्भर होता है। तीसरा है, शिक्षक और छात्रों पर छात्रों द्वारा सह निर्मित होता है। या फिर चौथा हो जाएगा हमारा, पूरी तरह शिक्षक पर निर्भर करता है। तो जो बाल केंद्रित क्लासरूम है, चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम, उसमें कैसा होता है, उसमें टीचर का और स्टूडेंट दोनों का ही कॉपरेशन से निर्मित होता है, यानी कि शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। यहाँ पर है, कोहल वर्ग के अनुसार किस चरण में बच्चे सजा के डर से आज्ञा का पालन करते हैं। मतलब सजा के डर से बच्चे जो है आज्ञा का पालन करते हैं। तो पहला हमारा है सजा, आज्ञाकारकता या फिर अभिन्यास। अगला हमारा है, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की कह करके उसको काम कराते हैं। या फिर अगला है हमारा, कानून और व्यवस्था के हिसाब से। या डी वाला हो जाएगा हमारा, सामाजिक अनुबंधन। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो कोहेल वर्ग के अनुसार किस चरण में बच्चे को सजा के डर से आज्ञा का पालन करना होता है। तो ये हमारा पहला वाला सही हो जाएगा, यानी कि सजा और आज्ञाकारकता, अभिविन्यास। तो ये हमारा पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 3। यहाँ पर कहा गया, धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता किस बुद्धि की विशेषता है। पहला हमारा है भाषाई बुद्धि, दूसरा है हमारा प्रकृतिवादी बुद्धि, तीसरा है हमारा स्थानिक बुद्धि, या फिर चौथा हो जाएगा हमारा अंतः व्यक्तित्व बुद्धि। आपको बताना है, धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता किस बुद्धि में होती है, किस बुद्धि की विशेषता है। तो बताइए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो ये हमारी हो जाएगी भाषाई बुद्धि। प्रकृतिवादी में प्रकृति के बारे में होता है, स्थानिक बुद्धि नहीं होती, अंतर्व्यक्त बुद्धि जब आप एक दूसरे के विचारों के बारे में जानते हैं। तो ये तीनों ही नहीं होंगे। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 4। यहाँ पर कहा गया, बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए कैसा प्रश्न पूछना चाहिए। यहाँ पर कैसा इसको जोड़ानी है, उसकी समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना है। तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा, अधिगम किस वर्ष पारित हुआ। या फिर त्रिभुज के कोणों का योग क्या होता है। या फिर वायुमंडल की परत के नाम क्या है। या चौथा हो जाएगा हमारा, बीजों के अंकुरण के प्रयोग की रूपरेखा तैयार करना। आपको बताना है इसमें समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा कौन सा ऑप्शन देगा। तो ये हमारा डी वाला देगा, ये बीज के अंकुरण के प्रयोग की रूपरेखा को तैयार करना। तो ये हमारा क्या करेगा, इसको बढ़ाएगा। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 5। यहाँ पर कहा गया, समावेशी व्यवस्था में कौन सी जरूरतों के अनुसार समायोजन करता है। समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी जरूरतों के अनुसार समायोजन करता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा, अभिभावक स्कूल के अनुसार, या फिर स्कूल छात्रों की जरूरत के अनुसार, या फिर छात्र स्कूल के अनुसार, या चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, छात्र शिक्षक के अनुसार। आपको बताना है यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा। तो सही हो जाएगा हमारा, स्कूल छात्रों की जरूरत के अनुसार, यानी बी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा है, पाठन विकल यानी कि डिसलेक्सिया से ग्रस्त छात्रों को किसमें चुनौती होती है। बताना है आपको, चलने में होती है इनको, गणित में होती है, या फिर पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में होती है, या फिर चित्र बनाने में होती है। तो देखिए यहाँ पर जो गणित वाला होता है ये होता है हमारा डिस्कलकुलिया ध्यान रखना। और चित्र बनाना होता है हमारा, जो उसको हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम हो, बनाने में प्रॉब्लम हो, तो वो डिस्ग्राफिया से होता है। यहाँ पर जो बात हो रही पाठन विकल्प की होगी तो किससे होगी, पढ़ने से, यानी पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में, यानी हमारा सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में, मतलब आप मानिए डिसेबिलिटी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना बिल्कुल पक्का होता है। हमारे चैनल पर एक 5 मिनट की वीडियो पड़ी हुई है डिसेबिलिटीज़ को लेकर के, यू पीरियड में हमने बढ़ाई थी, उसको देख लीजिएगा, उससे एक नए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना बिल्कुल तय है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 7। यहाँ पर कहा गया, सुविधा विहीन छात्रों को संबंधित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है हमारा, सभी में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना। दूसरा है, कमजोरी को सबके सामने लाना। या फिर तीसरा हो जाएगा, उन्हें अलग समूह में पढ़ाना। या फिर हमारा चौथा हो जाएगा, मानकीकृत पाठ्यक्रम लागू करना। तो आपको बताना है यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा पहला वाला, यानी कि सभी में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना। सुविधा विहीन छात्रों को संबोधित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो पहला वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 8। यहाँ पर कहा गया, विविध आवश्यकताओं वाली कक्षा में शिक्षक को किसके लिए विकल्प उपलब्ध नहीं कराने चाहिए, किसके लिए नहीं कराने चाहिए। तो पहला ऑप्शन है हमारा, समग्र का प्रस्तुतिकरण, या फिर अभिव्यक्ति का मौका, या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, सूचना के दृष्टिकोण, या फिर चौथा हो जाएगा हमारा, शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िबद्धता। आपको बताना है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा सही आंसर। तो सही आंसर कौन सा होगा, विविध आवश्यकताओं वाली कक्षा में शिक्षक को किसके लिए विकल्प उपलब्ध नहीं कराने चाहिए। तो शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िबद्धता के लिए कोई विकल्प नहीं उपलब्ध कराने चाहिए। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 9। यहाँ पर कहा गया,
बच्चे किस तरह सीखते हैं? बच्चे किस तरह सीखते हैं? केवल पढ़कर, या फिर केवल सुनकर, या फिर केवल देखकर और करके, या फिर पढ़कर, सुनकर, देखकर और करके। तो आपको बताना है यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाए। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में दें। 9 वाले का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगला हमारा है, शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। पहला ऑप्शन है हमारा अस्पष्ट हो, या फिर सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त हो, या फिर बहुत जटिल हो, या अर्थहीन हो। अब शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए, किन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए? तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा बी वाला, यानी कि सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त हो। ना ही अस्पष्टता को आप बढ़ावा दे सकते हैं, ना ही कोई बहुत जटिल चीज़ है उसको बढ़ावा देंगे। अर्थहीन चीज़ का तो मतलब ही नहीं बनता, यानी कि तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। तो हमारा बचा कौन सा? बी वाला। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा प्रश्न नंबर 11। तो अब तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, और इस चैनल पे अदर इंपॉर्टेंट वीडियोस भी आपके एग्जाम के लिए पड़ी हुई हैं, उनको जरूर देखिए। कम टाइम में बेहतर PYQ रिवीजन आपको इसी चैनल पर मिलेगा। आगे चलते हैं, अगला हमारा है प्रश्न नंबर 11। शिक्षक को कैसी रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो अपसारी सोच को बढ़ावा दे? आपको बताना है शिक्षक को कैसी रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो कि अपसारी सोच को बढ़ावा दे। तो पहला ऑप्शन है हमारा निराशा को, अपसारी सोच को, या फिर रट्टाफिकेशन को, या फिर अपसारी सोच को। तो बताना है आपको यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सही हो जाएगा हमारा अपसारी सोच, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा है, समकालीन सिद्धांतों के अनुसार सीखना मुख्य रूप से डैश गतिविधि है। समकालीन सिद्धांतों के अनुसार सीखना मुख्य रूप से डैश गतिविधि है। कैसी है? यांत्रिक है, व्यवहारवादी है, निष्क्रिय है, या फिर सामाजिक है। आपको बताना है इनमें से कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कैसी है? सामाजिक है। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 13। यहाँ पर कथन और कार्ड वाला क्वेश्चन है। देखिए, शिक्षक को, पहला हमारा जो कथन दिया गया है, शिक्षक को समस्या समाधान रणनीति के विकास की सुविधा देनी चाहिए। अब कारण वाले सवाल सॉल्व करने के लिए बीच में लगाते हैं हम लोग क्योंकि। तो क्योंकि समस्या समाधान रणनीति अधिगम में सुधार करती है। तो पहला ऑप्शन है हमारा, ए और आर दोनों ही सही हैं, तथा आर जो है सही व्याख्या कर रहा है किसकी? ए की। दूसरा है हमारा, ए और आर दोनों सही हैं पर आर व्याख्या नहीं कर रहा है। ए सही है, आर गलत है, या फिर दोनों ही गलत हैं। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा होगा। देखिए, शिक्षक को समस्या समाधान रणनीति के विकास की सुविधा देनी चाहिए क्योंकि समस्या समाधान रणनीति अधिगम में सुधार करती है। तो यानी कि दोनों ही बातें सही हैं, और जो है आर जो है किसको एक्सप्लेन कर रहा है? ए को। तो हमारा पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 14। यहाँ पर कहा गया है, छात्रों के बीच भ्रांतियों को डैश महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? निर्मित करना महत्वपूर्ण है, पहचानना महत्वपूर्ण है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है अनदेखा करना महत्वपूर्ण है, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा प्रचारित करना। तो बताइए यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा। तो सही हो जाएगा हमारा पहचानना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 15। यहाँ पर कहा गया, छात्रों में भय का अभाव अधिगम के लिए है। छात्रों में भय का जो अभाव है वो किसके लिए? अधिगम के लिए। तो पहला ऑप्शन है हमारा सुधारक है, क्या है ये? दूसरा है हानिकारक है, या फिर आवश्यक है, या फिर कोई प्रभाव नहीं डालता है। आपको बताना है छात्रों में भय का भाव अधिगम के लिए कैसा है। तो ये हमारा कैसा है? हानिकारक है। सुधारक तो नहीं हो सकता, आवश्यक भी नहीं है, कोई प्रभाव नहीं डालता, ऐसा तो नहीं कह सकते। तो जो डर का भाव है कैसा है? हानिकारक है। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 16। यहाँ पर कहा गया, महारत हासिल करने के लिए कौन सा कारक प्रेरित करेगा? महारत हासिल करने के लिए कौन सा कारक प्रेरित करेगा? तो पहला ऑप्शन है हमारा योग्यता की चाह, दूसरा है प्रसिद्धि की चाह, तीसरा हो जाएगा धन की चाह, या फिर चौथा हो जाएगा हमारा सत्ता की चाह। तो बताइए यहाँ पर कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो सही हो जाएगा हमारा योग्यता की चाह। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 17। यहाँ पर कहा गया, अर्थपूर्ण अधिगम के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है हमारा सहयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, दूसरा है प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी है रटने को बढ़ावा देना चाहिए, या ऑप्शन नंबर डी है अवधारणाओं की समझ को महत्व देना चाहिए। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सही होगा अवधारणाओं की समझ को महत्व देना चाहिए। अर्थपूर्ण अधिगम के लिए शिक्षक को अवधारणाओं की समझ को महत्व देना चाहिए। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 18। यहाँ पर कहा गया है, बच्चों के विकास का सही क्रम क्या है? आपको बताना है बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है। तो उसका मतलब सीक्वेंस कौन सा सही है? अमूर्त से मूर्त की ओर, सामान्य से विशेष की ओर, पैरों से सिर की ओर, या फिर हाथ पैरों से केंद्र की ओर। तो आपको बताना है इनमें से बच्चों के विकास का सही क्रम कौन सा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सामान्य से विशेष की ओर। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 19। यहाँ पर कहा गया कथन और रीजन वाला क्वेश्चन है। तो कथन दिया गया है, अमीर और गरीब बच्चों का बचपन बहुत अलग होता है क्योंकि बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है। तो बताइए इनमें से कौन सा इसका सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है, या फिर ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर व्याख्या नहीं करता है, या ऑप्शन नंबर सी ये सही है आर गलत है, या ऑप्शन नंबर डी दोनों ही गलत हैं। तो आपको बताना है यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा। तो सही आंसर हमारा वही दोनों ही बातें सही हैं, और जो है आर जो है एक्सप्लेन कर रहा है ए को। तो ये हमारा पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला हमारा प्रश्न नंबर 20, यहाँ पर कहा गया है बच्चा पहले हाथ से बॉल पकड़ता है फिर मटर उठाना सीखता है, यह किस सिद्धांत को दर्शाता है। तो बताना है आपको बच्चा पहले बॉल पकड़ता है फिर मटर उठाना सीखता है, यह किसका सिद्धांत को दर्शाता है। शेषगामी सिद्धांत को दर्शाता है, समीप दोहरा विमुख को, या फिर संतुलन को, या फिर संरक्षण को। तो बताना है आपको इनमें से कौन सा इसका सही हो जाएगा। तो बच्चे पहले हाथ से बॉल पकड़ता है फिर मटर उठाना सीखता है, यह किस सिद्धांत को दर्शाता है। तो यह दिखाता है समीप दूराभिमुख को, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है हमारा, किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व को समझ लेते हैं पर प्रतिवर्त सोच नहीं रख पाते हैं। ठीक है, तो बताना है आपको इनमें से कौन सी वो अवस्था है। तो पहली है संवेदी चालक, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक, अगली है हमारी मूर्त संक्रियात्मक, या चौथी हो जाएगी हमारी अमूर्त संक्रियात्मक। इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में बनता है हर बार। तो बताना है आपको यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा। तो सही हो जाएगा हमारा पूर्व संक्रियात्मक स्टेज। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 22, यहाँ पर कहा गया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। मूर्त संस्थानों और दृश्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए, अमूर्त समस्याएं देना, या फिर जटिल संबंधों का उपयोग करना, या फिर परिकल्पना सोच विकसित करना। तो बताना है आपको यहाँ पर इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो सही हो जाएगा हमारा पहला वाला कि मूर्त संसाधनों और दृश्य सामग्रियों का उपयोग, किसमें, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 23, स्कैल फोल्डिंग। स्कैल फोल्डिंग का सही उदाहरण क्या है। इसमें क्या करते हैं, बच्चे कुछ सीख रहे होते हैं, उसमें कुछ उनको प्रॉब्लम आती है तो हम लोग उसकी मदद करते हैं। तो ये होती है स्कैल फोल्डिंग। तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा, हल्के से उसकी मदद करते हैं ताकि वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। तो सीधे उत्तर बता देना, या फिर संकेत या इशारा देना, या पुरस्कार देना, या फिर अनुबंधन करना। तो आपको बताना है स्कैफ फोल्डिंग का सही उदाहरण क्या है। तो जो स्कैफ फोल्डिंग का सही उदाहरण है संकेत करना या इशारा देना, यानी कि यहाँ पर बच्चे अटक रहे हों या कुछ फंस रहे हों या उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आपको उनकी मदद करनी होगी, थोड़ा सा समझा देंगे, इशारा कर देंगे, संकेत कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, स्कैफ फोल्डिंग हो जाएगा। तो हमारा बी वाला बिल्कुल सही है। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 24, यहाँ पर कहा गया विगोस्की के अनुसार ज्ञान का सही सह निर्माण कहाँ होता है। केवल दिमाग में होता है, निष्क्रिय तरीके से होता है, इनाम के प्रति प्रतिक्रिया में होता है, या फिर जेडपीडी में होता है। तो आपको बताना है विगोस्की के अनुसार ज्ञान का सह निर्माण कहाँ होता है। तो ये होता है हमारा जेडपीडी में, जोन प्रॉक्सिमिटल डेवलपमेंट। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 25, यहाँ पर कहा गया एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम क्या है। तो सरल प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है, केवल औपचारिक प्रक्रिया है, या फिर परीक्षा आधारित प्रक्रिया है। प्रगतिशील कक्षा में अधिगम, प्रगतिशील कक्षा में अधिगम कैसा होगा, बताना है आपको यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो ये कैसा है, सामाजिक प्रक्रिया है। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 26, तो यहाँ पर कहा गया गार्डनर के अनुसार कौन सा कथन सही है। पहला हमारा है बुद्धि विकसित नहीं की जा सकती है, या फिर हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं, या फिर उपलब्धि की बुद्धि का पैमाना केवल कुछ लोगों की बुद्धिमान होते हैं। मतलब इनका ऐसा कहना है कि केवल कुछ लोग ही बुद्धिमान होते हैं। तो आपको बताना है गार्डनर के अनुसार क्या होता है। तो गार्डनर के अनुसार क्या होता है, हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की बुद्धि क्षमताएं होती हैं। तो बी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 27, बैठने की व्यवस्था में लचीलापन और समूह में काम करना किसकी विशेषता है। बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होना चाहिए और समूह में काम करने में किसकी विशेषता है। व्यवहारवादी कक्षा की, सामाजिक संरचनावादी कक्षा की, या फिर शिक्षक केंद्रित यानी कि टीचर सेंटर्ड, या फिर हमारा पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो देखिए आपको बताना है यहाँ पर कौन सा होगा कॉपरेशन वाले में। तो ये हमारा बी वाला हो जाएगा, यानी सामाजिक संरचनावादी कक्षा, शिक्षा केंद्रित नहीं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं, और व्यवहारवादी भी नहीं। अगला हमारा है इंक्लूजन यानी कि समावेशन, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आना क्वेश्चन एकदम तय ही रहता है। तो सामाजिक पहचान से निष्पेक्ष होकर अपनाना, मतलब समावेशन इंक्लूजन का अर्थ क्या है। या फिर बाधाओं को अनदेखा करना, या भेदभाव को बढ़ाना, या फिर असमान अवसर देना। तो बताना है आपको यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा। तो सही हो जाएगा हमारा पहला वाला, यानी कि सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना, पहला वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 29, यहाँ पर कहा गया विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए शिक्षक को किससे बचना चाहिए। पहला ऑप्शन है हमारा छात्रों को सम्मान करना, या फिर प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभवों को प्राथमिकता देना, या फिर सामग्री में विविधता लाना, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सांस्कृतिक संवेदनशीलता रखना। तो बताना है आपको यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए शिक्षक को किससे बचना चाहिए। तो किससे बचना चाहिए, प्रभुत्वशाली समूह के अनुभवों को प्राथमिकता देना, ये नहीं करना चाहिए। बाकी छात्रों को सम्मान दीजिए, सामग्री में विविधता लाना, और सांस्कृतिक संवेदनशीलता रखना, ये तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला हमारा है लास्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर कहा गया अधिगम अक्षमता वाले छात्रों के लिए क्या प्रभावी होगा। मतलब अधिगम अक्षमता वाले, क्षमता नहीं अक्षमता वाले बच्चों के लिए क्या प्रभावी होगा। केवल एक ही विधा का उपयोग करना, या फिर विफलता का आरोप पर
आरोप छात्र पर लगाना, मतलब बच्चा अगर नहीं सीख पा रहा है तो उसका जो है आप कहते हैं बच्चे में कैपेबिलिटी नहीं सीखने की, ऐसा नहीं करना होता है। अगला हमारा है बहुत लंबा होमवर्क देना या फिर सूचना प्राप्त करने के कई विकल्प देना। तो बताना है आपको यहाँ पर सही कौन सा होगा। तो सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी कि सूचना प्राप्त करने के कई विकल्प देना। तो ये हमारा डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे पहले हमने एक और प्रैक्टिस सेट कराया जिसमें 30 क्वेश्चंस कराए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। उस वीडियो को ना देखा तो जरूर देखिएगा, उसको देखिए और अदर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ भी पड़ी हुई हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हैं, थ्योरीज़ की हैं, उनको जरूर देखिए ताकि आपका जो है सीटेट एग्जाम आसानी से आप पास कर सकें। तो चलिए, थैंक यू।